मारवाड़ शिक्षण संस्थान अलाय में आज से 10th मैथ की क्लासें, ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज से प्रारंभ करते हैं टॉपिक मैथ में, 10th मैथ में से त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको प्रारंभ करने से पहले अपन सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं और आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। नामांकित कर दो शीर्षों को ए बी सी। ये शीर्ष कहलाते हैं त्रिभुज के, ए बी सी। और ये कोण। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और अन्य दो कोणों का योग 90 या 90 से कम होता है। मतलब दो कोणों का योग 90 हो या प्रत्येक जो अदर दो कोण हैं इस समकोण से के अलावा 90 डिग्री के कोण के अलावा इन दोनों कोणों में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। अर्थात इन दोनों कोणों का योग 90 और ये 90 हो गया। तो इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने की भुजा कर्ण, सबको पता है और पढ़ते आए हो ये कर्ण। मैं कर्ण को कैसे व्यक्त करता हूँ? और अदर दो ये भुजाएं बच गई, इसमें कोई सा लंब हो सकता है, कोई सा आधार हो सकता है। तो इसको आधार ले लेते हैं जिस पर बना हुआ है। आधार को ए से व्यक्त कर दिया और लंब को एल से व्यक्त कर दिया। तो सबसे पहले बात आती है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की बात आती है, जिसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो कोई ग्रीक दार्शनिक था, उसने ये कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और वो सबसे बड़ी भुजा होगी 90 डिग्री के सामने की भुजा। सबसे बड़ी भुजा होगी कौन सी? 90 डिग्री के सामने की भुजा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो पाइथागोरस जो ग्रीक दार्शनिक था, उसने ये कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अर्थात इस चित्र से, समकोण त्रिभुज के चित्र से ये पता चला है कि कर्ण कौन सा है? ये 90 के सामने की भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई? आधार और लंब। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैसे भी देखा जाए तो रामायण महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि कर्ण सबसे बड़ा भाई था और इतना पावरफुल था कि कर्ण में से ही घटाया जा सकता था। कर्ण इतना पावरफुल था कि अन्य जो अदर भाई थे वो इसकी अपेक्षा कमज़ोर थे। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अदर यदि लंब और आधार निकालो तो हमेशा कर्ण में से ही लेस होगा, कर्ण किसी में से घटाया नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो कर्ण स्क्वायर, जैसे आधार निकालना चाहें तो आधार स्क्वायर इधर छोड़ दिया और लंब स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस का हो गया। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ऐसे ही यदि लंब को निकालना चाहें तो आधार को इधर लाएंगे तो माइनस, आधार माइनस होगा। इसका मतलब कर्ण तो प्लस का ही रहेगा। अर्थात
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। और किसी ग्रीक दार्शनिक ने ये कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें एक क्षेत्रफल की भी बात आती है। कभी कभी अपन देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपके ध्यान में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो हीरो का सूत्र भी हीरोन के सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो ये वास्तव में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या लंब होती है, तो ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है अक्सर। कभी कभी क्या है कि अदर्श जो त्रिभुज होते हैं उनमें ऊंचाई दे देता है, तो भी ये लगा सकते हो कि ऊंचाई की अदर त्रिभुज में जैसे विषम बाहु त्रिभुज होता है और समद्वि बाहु त्रिभुज होता है, उसमें ऊंचाई की प्रॉब्लम आती है। यदि वो उसमें ऊंचाई दे देता है तो ये आराम से लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ वो लंब बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है ऊंचाई देते, 90 डिग्री पर होती है ऊंचाई हमेशा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही वास्तव में आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब देखते हैं कि इनमें भुजाएं जो हैं ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब इनमें संबंध होता है जो, अब त्रिकोणमिति के बारे में चलते हैं तो त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। तो इसमें एक आता है लाल बटे कक्का, कक्का ये इस तरह से लाल बटे कक्का, LALKKA कक्का, याद रखने की बात है, लाल बटे कक्का। अब देखो इसमें दो भुजाओं का निश्चित अनुपात है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बटे का निशान है, लंब बटे आधार। तो इनसे ही ये संबंध, दो भुजाओं में निश्चित अनुपात, जो आप पढ़ोगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, तो इनमें ये क्या हैं, ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, कोई सी दो भुजाओं का निश्चित अनुपात है। अब देखते हैं कि जैसे ये है, ये साइन थीटा, भुजाओं के आधार पर साइन थीटा लंब बटे कर्ण ये होता है। फिर आगे चलते हैं तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, और ये आ गया टेन थीटा लंब बटे आधार। तो देखो अब ये थीटा क्या है, ये भी बात है। थीटा इन दोनों कोणों में से कोई सा एक कोण है, या तो कोण ए है या कोण सी है। इन्हीं दो न्यून कोणों को ज्ञात करने के लिए ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा ये बने हैं। तो इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि थीटा क्या है, तो थीटा यही है, ये न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण क्या होते हैं आपको पता होगा कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। तो इन दोनों कोणों में से यहाँ ए भी आ सकता है, साइन ए, कोस ए, टेन ए। यहाँ आ सकता है साइन सी, कोस सी और टेन सी, इस तरीके से आ सकते हैं। अब यहाँ यदि अपने ऐसा कर दें कि इसका उल्टा कर दें, पलट दें, इसको कर्ण बटे लंब कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। इसीलिए सूत्र के रूप में कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। ये ध्यान रहे, सूत्र भी याद होंगे और ये भी भुजाओं के आधार पर भी याद हो जाएगा अपने को। फिर आता है यदि कोस को चेंज कर दें, मतलब पलट दें, तो सेक थीटा बन जाता है। तो सेक थीटा क्या हुआ, कर्ण बटे आधार। तो इसका तात्पर्य ये हुआ सेक किसका उल्टा है, कोस का। तो ये सूत्र बन गया। सूत्र भी साथ के साथ याद हो जाएंगे जो आगे काम आएंगे अगली यूनिट में।
अब आता है टेन। टेन होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा होता है कोट थीटा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो टेन थीटा को 1/कोट थीटा। अब अक्सर ये बहुत आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उनमें कम काम आता है। इस टेन को साइन और कोस में तोड़ा जा सकता है, कोट को भी साइन और कोस में तोड़ा जा सकता है। तो एक का याद रख लेंगे, टेन थीटा का साइन और कोस के पदों में क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये जब ये याद हो गया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो कोट इसका उल्टा होता है, इसका मतलब इसको पलट दो, कोट थीटा का हो जाएगा कोस बटे साइन। तो ये तीन ज़्यादातर मैन ये तीन सूत्र याद रखने हैं। फिर टेन का याद हो गया तो आप कोट का निकाल सकते हो, और कोसेक होता है 1/साइन, सेक होता है 1/कोस। अब ये कभी कभी एक दो जगह ऐसा आ जाता है कि इसका इधर ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। टेन थीटा बराबर लिखा है मैंने 1/कोट थीटा, तो इसके नीचे एक मान करके जैसे वज्र गुणा करोगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन को कोट से गुणा कर दिया और फिर बराबर आया, फिर एक को एक से गुणा कर दिया। तो ये कंडीशन कई क्वेश्चनों में बन जाती है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा की जगह क्या रख दिया जाता है, 1 रख दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे थीटा यहाँ जितना डिग्री है उतना ही थीटा यहाँ होना चाहिए, जितना थीटा यहाँ है जितने डिग्री है उतने ही डिग्री ये होना चाहिए, तब जा कर के ये सूत्र लागू होते हैं। अब जैसे आ गया साइन 50 है और कोस 60 है, तो ये कभी भी टेन नहीं बनेगा। यदि साइन 50 है और कोस भी 50 है तो आप उसको टेन 50 डिग्री लिख सकते हो। तो ज़्यादातर अक्सर ये काम आते हैं ये तीनों, और ये इन्हीं के आधार पर, ये दो तो इन्हीं के आधार पर याद हो जाते हैं। भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो इसलिए कोसेक का सूत्र बन गया 1/साइन, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो सेक थीटा का हो गया 1/कोस। अब रही बात इसकी टेन की और कोट की, वैसे टेन थीटा बराबर 1/कोट होता है, लेकिन साइन और कोस के पदों में देखा जाए तो टेन थीटा का होता है साइन बटे कोस। जब ये याद कर लिया आपने तो इसको पलट देंगे तो कोट थीटा हो जाएगा, अर्थात कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से सर्व समीकरणों में सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि यदि सिंगल आ रहे हैं, ये कोई पावर नहीं आ रही इनके, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कहीं पर साइन कोस आ गया उसी में, तो सबसे पहले इनको सभी को साइन कोस में तोड़ा जाता है। जो पहले से टूटे हुए हैं साइन कोस में उसको एज इट इज़ रख लेंगे। उसके बाद में कोसेक, सेक या टेन या कोट है, यदि उसमें आया है तो उसको किस में, साइन कोस में तोड़ देंगे। साइन कोस में तोड़ने के बाद में फिर वो साधारण तरीके से लघुत्तम लेकर के हल करेंगे और आगे हल होता रहेगा। और यदि उस समय लघुत्तम लेकर यदि अपने हल किया और कहीं पर पर्सनल पावर 2 आई किसी भी मान के, जैसे सेक थीटा या साइन कोस में तोड़ा तो साइन के साइन स्क्वायर आ गया या कोस स्क्वायर आ गया, तो इस तरह से पर्सनल पावर यदि 2 आती है तब सर्वसमीका लगने की संभावना हो जाती है। अन्यथा यदि सिंगल पावर होती है, जैसे सेक थीटा की पावर 1 है, कोस को अदर पावर नहीं है, तो कोसेक, तो इसको हल करते समय हमेशा इनको साइन कोस में तोड़ा जाता है और फिर उसका लघुत्तम लेकर के आगे की प्रोसीजर तैयार की जाती है, आगे हल किया जाता है। और यदि पहले से ही पर्सनल पावर 2 है तो सर्वसमीका लगने की संभावना होती है, तो ये ध्यान रहे। अब क्वेश्चनों में, कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि पहले से साइन कोस में सारे मान टूटे हुए हैं तो वो 100% वहाँ लघुत्तम लेकर के ही उसको आगे हल किया जाएगा। साधारण जोड़ बाकी से भिन्नों की जो जोड़ बाकी होती है, जो पहले से आप पहले क्लासों में 6, 7, 8, 9 में पढ़ करके आए हो, उसी अंदाज में अपना हल कर लेंगे। तो ये आपका था
इस समकोण त्रिभुज के बारे में ही सब कुछ ये कहा गया है त्रिकोणमिति में, और किसी अन्य त्रिभुज के बारे में नहीं कहा गया। भुजाओं के आधार पर यदि आपको साइन थीटा के बारे में कहा जाए तो लंब बटे कर्ण होता है, और कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। थीटा क्या है? ये दोनों न्यून कोण है, दोनों में से कोई सा कोण हो सकता है। इन कोणों के आधार पर ही लंब और आधार परिवर्तित होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें ये ध्यान देने की बात है। तो देखो ये बात बताते हैं आपको, जैसे साइन ए, साइन ए, अब एक कोण है तो ए कहाँ है? ये रहा। तो हमेशा जिस कोण को भाई ज्ञात करोगे तो न्यून कोणों को ही ज्ञात करोगे, या तो सी को या ए को। तो जब सी या ए को ज्ञात करोगे तो ए को ज्ञात कर रहे हो, तब लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। ध्यान रहे कर्ण कभी भी नहीं बदलता, हर कंडीशन में कर्ण सेम ही रहता है। बदलेंगे तो सिर्फ आधार और लंब ही बदलते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए ज्ञात कर रहे हो तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ये भाई बदलते आधार, ये भुजा आधार और ये लंब बदलते हैं। तो जिस कोण को ज्ञात कर रहे हो उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, दूसरी बच गई है तो ये आधार हो जाएगी। कर्ण कभी बदलेगा नहीं। तो अब सारे साइन एक कोण वाले सब निकाल सकते हो। साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है? BC, जो भी माप दी हुई होगी वो लिखेंगे। तो BC बटे कर्ण आ गया, कर्ण AC है ही, ये कभी बदलता नहीं है। अब ऐसे यदि आप कहोगे सर कि C आ गया तो एक ही जगह, तो ये लो C। तो सूत्र तो वही होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण AC है ही। तो अपने को कर्ण निकालना है तो कर्ण का पता चल गया, कर्ण बदलता नहीं है। यहाँ से देख के लिख दिया AC कितना है, तो AC लिख दिया। अब लंब की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि C को ज्ञात कर रहे हो तो C के सामने की, जिस कोण को ज्ञात कर रहे हो उसके सामने की भुजा क्या आएगी? लंब आएगी। तो लंब कितनी हो गई? AB, C कोण के लिए ये हो गया। तो साइन A ये BC बटे कर्ण AC, अर्थात लंब बटे लंब यहाँ BC बना। क्यों? क्योंकि A के सामने की भुजा ये थी तो वो लंब कहलाती है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। ये भुजाओं के आधार पर इस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, ध्यान रहे। अब कभी कभी क्या होता है कि दो भुजाएं दे देता है, कि एक भुजा दे दिया, ये लंब दे दिया या कर्ण दे दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप आधार को निकाल सकते हो, तो तीसरी भुजा निकाल सकते हो। वैसे ग्रीक दार्शनिक ने ये तो कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, और अन्य दो भुजाएं लंब और आधार होंगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब कभी कभी ये दे देता है कि क्या ये समकोण त्रिभुज हैं, ये पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं उनको, पाइथागोरस त्रिक। अर्थात आपको ये दे देता है, तीन माप दे देता है, जैसे 3, 4 और 5 दे दिया। अब आपको पूछ ले कि ये पाइथागोरस त्रिक हैं या नहीं है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके देखेंगे। इसमें चेक करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 है। तो पाइथागोरस जो उसने दिया था समकोण त्रिभुज के लिए प्रमेय, उसमें था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर था। तो ये इसके बराबर ये हो जाना चाहिए, तब तो ये पाइथागोरस त्रिक हैं, वरना नहीं है। जब पाइथागोरस त्रिक हैं तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और यदि पाइथागोरस त्रिक नहीं है, अर्थात ये दोनों LHS बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आता, तो वो समकोण त्रिभुज कभी नहीं है, ध्यान रहे। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25,
और देखो यहाँ आधार कोई सा, मैंने बताया था कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, तो कोई सा मान सकते हो। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25। ये देखो बराबर आ गए, ये इधर भी 25 आ गया, इधर भी 25 आ गए। तो आप दावा कर सकते हो कि ये पाइथागोरस त्रिक हैं और ये समकोण त्रिभुज है, और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री है। ये भी बता सकते हो कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण समकोण है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन दिया करते थे, पूछा करते थे कि पाइथागोरस त्रिक निम्न में पाइथागोरस त्रिक हैं कौन से हैं, तो इस तरह से चेक किया करते थे। अब आगे बात चल रही थी इसी के बारे में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की। मैंने इस लाल बट्टे कक्का के आधार पर आपको 2-3 सूत्र याद करवा दिए। भुजाओं के आधार पर आप बता सकते हो कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ऐसे इनके उल्टे होते हैं तो कोसेक, सेक और कोट आ जाते हैं। इन्हीं के आधार पर ये सूत्र याद हो जाते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो गया 1 बटे साइन। फिर सेक का उल्टा कोस होता है तो सेक थीटा का सूत्र हो गया 1 बटे कोस। और टेन थीटा होता है कोट का उल्टा, तो पहले तो ये लिख दिया 1 बटे कोट होता है। लेकिन आपको यदि ये पूछ ले कि साइन कोस के पदों में क्या होता है टेन थीटा, तो आप टेन थीटा का याद रखने की बात है साइन बटे कोस, तो कोट का अपने आप ही याद हो जाएगा कि कोस बटे साइन, क्योंकि जस्ट उसका विलोम है, उल्टा है। तो ये था। अब इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तो होता ही है, जिसमें एक कोण तो समकोण हो जाता है 90 डिग्री, अन्य 2 कोणों का योग 90 हो, तो इस प्रकार तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180। तो इनके बारे में अब पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको सिखाते हैं सारणी बनाना इन कोणों की, जैसे कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसके बारे में आपको सिखाते हैं सारणी कैसे बनाई जाती है। सारणी में सबसे पहले बनाने के लिए 0 से 4 तक लिखेंगे गिनती, 0, 1, 2, 3, 4। आपको कभी पूछ ही ले कि किस तरह से सारणी कैसे बनाएंगे, सारणी के मान कैसे आएंगे, तो आप इस तरह से आप किसी को बता सकते हो कि इस तरह से होगा। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सब में 4 का भाग दे दो, ये दे दिया भाग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अक्सर आपके 10th लेवल पर 90 तक ही पूछता है, कोई अपवाद स्वरूप पूछ लेता है अदर का तो वो और बता देंगे। तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो कोणों का मापन 2 पद्धतियों में तो होता है, एक तो रेडियन पद्धति होती है कोण के मापन के लिए, एक डिग्री पद्धति। तो ये डिग्री है, ये लगा रखा है, ये डिग्री का संकेत है। अब रेडियन की बात आती है तो ध्यान रहे, जैसे 30 डिग्री को आप रेडियन में बदलना चाहो तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो इसको। भाई डिग्री को यदि रेडियन में बदलना चाहो तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो। अब काटा पीटी कर देंगे, 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 छिके 18, मतलब पाई बचा ऊपर, नीचे 6 बचे तो पाई बटे 6। तो इसको आप लिख सकते हो पाई बटे 6, और ये 0 रेडियन होता ही है। तो अब इसको देखेंगे 45 डिग्री को भी चेंज कर दो, तो 45 डिग्री को चेंज किया रेडियन में तो पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, इसको काट दिया तो 4 बार कट गया ये, तो पाई बाई 4, पाई बटे 4। अब इसको यदि ऐसे ही 60 गुणा पाई बटे 180 तो पाई बाई 3 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो रेडियन माप है, 0 पाई बटे 6 रेडियन, पाई बटे
4 रेडियन, पाई बटे 3 रेडियन और पाई बटे 2 रेडियन। आगे यदि गणित आप सब्जेक्ट लेते हो तो सबसे ज़्यादा ये काम में आएंगे रेडियन पद्धति। तो अब देखो मैं सारणी बनाना सिखा रहा था, तो 0 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 का भाग दे दिया। अब काटा पीटी कर देंगे, तो ये तो कटा हुआ ही है, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वो तो 0 ही होगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटता है, ये नहीं कटेगा, ये कटता है एक बार। अब काटा पीटी करने के बाद में इनका रूट ले लोगे, वर्गमूल, ये संकेत होता है वर्गमूल का। ये अब देखो जिनका वर्गमूल निकलता है तो उनका वर्गमूल निकाल देंगे, और जिनका नहीं निकलता है उसको रूट में रहने देंगे, वर्गमूल में ही रहने देंगे। अब ये 0 हुआ, 0 का रूट तो 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का होता है 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसके रूट लगा रहेगा। रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता तो इसके रूट लगा दो, और 4 का होता है, कितना होता है 2, तो ये 2 लिख दिया। और 1/1 का मतलब 1 हुआ, 1 का रूट 1। ये हुए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री या पाई बटे 6 का 1/2 मान, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब यदि आप कोस थीटा का लिखना चाहोगे तो उधर से लिख दो, उधर से, तो यहाँ 1 लिख देंगे, नकल ही करनी है। ये 0, ये मान आ गए। अब क्या है कि ये बनाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो ये लाइन, एक ही लाइन याद कर लोगे, जैसे 0 30 45 60 इनके क्रम से मान हुए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। आप इनको डायरेक्ट लिखोगे और इस उधर से लिखोगे तो कोस थीटा का मान। अब इसमें आपको मैंने पहले सूत्र बताया था, साइन और कोस के पदों में टेन थीटा का मान साइन बटे कोस बताया था। तो साइन बटे कोस, ये रहा साइन ऊपर, और बटे मैं हाथ लगा देता हूँ, तो ये 0/1। किसी भी 0 में यदि संख्या का भाग दोगे तो वो 0 ही आएगा। और ये देखो साइन बटे कोस, कोस का मान ही तो चल रहा है, ये साइन का मान ही चल रहा है। तो अब देखो ऊपर वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, नहीं कट रहा तो क्या आया, √3, और 2 से कट गया, नीचे वाला तो कट गया, तो √3 आ गया। अब यदि 2 को 2 से काटोगे 1 आता है, तो 1 नीचे लिखो या मत लिखो। अब यहाँ देखो ये 1/√2 बटे 1/√2, तो किसी समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा ही 1 आता है। यहाँ देखो ऊपर वाला तो कटेगा नहीं ऊपर वाले से, नीचे वाला कट जाएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ऊपर क्या बचा, √3, और नीचे क्या बचा 1, तो 1 को नीचे वाले को लिखते नहीं है। ये देखो 1/0, इसका तात्पर्य यदि किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो वो अनंत हो जाता है, अनंत, और इसको अपरिभाषित कहते हैं। बस ये मान ध्यान में रखना है। जब आपके 1 याद हो गया साइन थीटा का मान, तो उधर से लिखोगे कोस थीटा का मान। जब ये सूत्र याद हो गया कि साइन बटे कोस होता है टेन थीटा का मान, तो आराम से आप आसानी से ये मान निकाल लोगे। जब ये मान निकाल लोगे आप, तो कोट थीटा बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पहले बताया है मैंने कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। इसका मतलब उधर से लिख दो, ये अनंत हो गया, √3 हो गया, ये 1 हो गया। ये देखो यहाँ थोड़ा, ये यहाँ मिट गया, यहाँ इधर देखो ये 2 से 2 कटा था, नीचे वाला नीचे, ऊपर क्या बचा था 1, और नीचे क्या बच गया था √3, तो ये 1/√3। तो इधर से लिखा अनंत, √3, 1, 1/√3 और ये 0। अब जब ये आ गए
तो कोई समस्या नहीं है। आपको मैंने लाल बटे कक्का में बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक निकाल लो। यहाँ ऊपर साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। पलटी लगा दो इनके। अब पलटी लगाने का मतलब ये नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे चला जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो जीरो ही है, दो मान कहाँ है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबके बटे में एक हमेशा होता है। यदि कोई वस्तु अपने को दिखाई देती है तो उसके बटे में एक है या गुणा में एक है, तो इसके बटे में एक। वैसे भी अपन करते हैं जैसे 2 + 3/2, इसके नीचे एक मानते हैं, इसलिए एक अदृश्य होता है, आप मान सकते हो। तो जब एक इसको पलटोगे तो 0/1 है तो 1/0, नीचे 0 आते ही अनंत हो जाता है। अब इसको पलट दो, साइन को पलट दो, 1/2 है तो 2/1, अर्थात 2/1 को लिखते नहीं है। इसको पलट दो, √2/1 तो √2, इसको पलट दो 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। 1/1 को उल्टा करोगे तो 1/1 अर्थात 1 ही आएगा। अब सेक थीटा आता है लास्ट। सेक थीटा मैंने लाल बटे कक्का में बताया था कि कोस का उल्टा होता है, तो कोस को पलट दो। अब कोस को नहीं पलटना चाहो तो कोसेक का मान है उधर से लिख दो, एक ही बात है। ये लो, ये आपकी सारणी थी। अब जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ये याद हो गई एक लाइन तो पूरी सारणी याद कर सकते हो आप, और लगभग याद भी हो जाते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है, सबको ज्ञात होता है, हो जाएगा, नहीं होता है तो जैसे ही प्रैक्टिस करोगे। इसमें देखो 2 के जोड़े बन रहे हैं, उनके मान समान होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 होता है, निश्चित है। तो जैसे ही प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही दिमाग में रहेगा। 45 के मान सबके समान होते हैं, 2 के। tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है, और कोसेक 45 और सेक 45 का मान √2 होता है, ये समान होते हैं। तो इस तरह से आपकी ये सारणी की थी। अब इस सारणी बनाने का वैसे कोई नंबर नहीं मिलते एग्ज़ाम में, लेकिन अपने को हेल्प मिल जाती है ताकि अपने मान गलत नहीं हो।